Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 7 chemical equilibrium. और previous class में हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था उसके ऊपर इक्विलिब्रियम को हम किस तरीके से लिख रहे हैं उसका इफेक्ट पड़ता था। आज हम पढ़ेंगे दोनों के दोनों जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं उनका रिलेशन और होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। पहले हम स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमो का मतलब आप समझ रहे हैं बेटा, इक्वल होता है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? जब भी कोई इक्विलिब्रियम जहां भी अटेंड हो रहा है वो पूरा का पूरा सिस्टम होमोजीनियस होना चाहिए। इट मींस जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो सारे के सारे सेम फेज में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये अमोनिया सिंथेसिस वाले इक्विलिब्रियम, तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे के सारे गैसियस स्टेट में है। सो ये एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा। ये एस्टर है, इसका हाइड्रोलाइसिस हमने यहाँ से करा दिया है। तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस जब हमने यहाँ से कराया है तो एस्टर एक्वस है, इट मीन्स लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, और जो प्रोडक्ट यहाँ से बने हैं एसिटिक एसिड और एल्कोहल ये भी लिक्विड है। तो ये भी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। आयरन और थायोसाइनेट दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आयरन थायोसाइनेट बनता है और सारा का सारी रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में होती है। आयरन भी एक्वस सॉल्यूशन में, थायोसाइनेट आयन भी एक्वस सॉल्यूशन में, और ये जो आयरन थायोसाइनेट बना है ये भी एक्वस सॉल्यूशन में। तो इस तरीके की जो इक्विलिब्रियम होते हैं उनको हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो फिर हेट्रोजीनियस कौन सा होगा वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में। लेकिन उससे पहले क्या डिस्कस करते हैं? उससे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने दोनों के दोनों पढ़े हुए हैं। कौन कौन से दो टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पढ़े हैं? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है, एक होता है Kp और एक होता है Kc। दोनों का रिलेशन, दोनों में क्या रिलेशनशिप होती है। देखिए दोनों का रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कॉमन इक्विलिब्रियम है, कॉमन इक्विलिब्रियम है जिसमें ए और बी रिएक्ट करके सी डी बना रहे हैं और ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, ए बी सी डी, जिसको कि हमने स्मॉल कैरेक्टर से लिखा है। अब अगर हम इसके लिए के सी लिखें, इसके लिए के पी लिखें, ठीक है, तो के सी जी इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऊपर लिखना है सी डी और नंबर ऑफ मोल्स पावर के फॉर्म में चले जाएंगे, इनको एक्टिव मास के फॉर्म में यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है के सी। के पी लिखेंगे तो इनका हमें पार्शियल प्रेशर लिखना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड डी, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स पावर के फॉर्म में चले जाएंगे। ये जो मेरे पास यहाँ से आ गया है ये आ गया है के पी। ये लीजिए, आप सपोज कीजिए कि जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं ये सब गैसियस अगर होते, ये सब के सब गैसियस हैं, तो ये सब की सब गैस यहाँ पर प्रेजेंट होती, तो उस समय यहाँ इन सब का टोटल प्रेशर होता। टोटल प्रेशर मान लीजिए टोटल प्रेशर है P, इन सब का मिला के वॉल्यूम होता, वॉल्यूम है V, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इन सब के होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इसका A है, इसका C D। अगर मान लीजिए N होता और टेम्परेचर कितना होता T, तो फिर और ये सारी की सारी मान लो आइडल गैसें होती, तो फिर ये इस इक्वेशन को फॉलो करती, PV is equal to nRT को फॉलो करती। दस राइट। अब यहाँ पर टोटल जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर कितना है? P जो है वो टोटल प्रेशर है। दस राइट। टोटल जो प्रेशर है वो क्या है आपका यहाँ से P। अब अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करूँ, अरेंज कैसे करूँ? प्रेशर को यहाँ रखो, वॉल्यूम को इधर ले जाऊँ, तो इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू N बाई वी इंटू आर टी। N बाई वी क्या होता है? N देखिएगा, N जो होता है और V होता है। N जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स और V जो है वो वॉल्यूम है जो कि होगा लीटर में। तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर जो होती है उसी को ही हम मोलरिटी कहते हैं, उसी को ही हम कंसंट्रेशन कह देते हैं। यही तो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए गैस है, ऑब्वियसली ये जो ए गैस है, ये जो ए गैस है, ठीक है ना, इस ए गैस का भी यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर होगा। अच्छा एक चीज और याद कीजिएगा, क्या याद करना है? ऐसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि भाई ये जो कंटेनर है इसमें ए गैस भी है, बी सी डी चारों गैस है, और टोटल जो प्रेशर है ना वो है पी। पी टोटल प्रेशर है। बट टोटल जो प्रेशर होता है, ऐसा डोल्टन ने कहा कि ये जो टोटल प्रेशर होता है इसमें ए का भी कंट्रीब्यूशन होगा, बी का भी कंट्रीब्यूशन होगा, सी का भी होगा, डी का भी होगा।
ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी के प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ डी के। तो टोटल जो प्रेशर होता है वो इन सब के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये जो ए गैस है ना, इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ए गैस के लिए अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे कि पी ए गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा पी ए इंटू वी, और ए गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ए गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इज इक्वल टू होगा ए आर टी। ये लीजिए, अब पी ए इज इक्वल टू वी का डिवाइड लगा दूं तो ए बाई वी इंटू आर टी। ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, ए के, ठीक है, और वी क्या है उसका वॉल्यूम। मोल बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। किसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी ए की। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि ए का जो पार्शियल प्रेशर है पी ए वो बराबर होगा किसके, ए का जो मोल पर लीटर वाली कंसंट्रेशन है वो इंटू आर टी के। सेम ऐसे ही अगर ये जो बी गैस यहाँ पर फिल है, इस बी के लिए अगर मैं यही आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करूँ तो बी गैस यहाँ पर है तो बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा, बी जो गैस यहाँ पर है उस बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू बी के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं कितने हैं, बी आर टी। अब पी बी इज इक्वल टू वी का डिवाइड लगा दूंगा तो बी का पार्शियल जो प्रेशर होगा वो होगा बी अपॉन वी डॉट आर टी। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे वॉल्यूम क्या है, लीटर, मोल बटा लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, मोलरिटी, ठीक है। तो पी बी इज इक्वल टू होगा बी की जो मोलर कंसंट्रेशन है मोलरिटी वो इंटू आर टी। सेम ऐसे ही सी के लिए, सेम ऐसे ही डी के लिए, ठीक है ना। तो पी ए का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया है ए की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर इंटू आर टी। पी बी क्या हो गया है, पी बी बराबर क्या हो जाएगा, बी की कंसंट्रेशन इंटू आर टी, पी सी बराबर सी की कंसंट्रेशन आर टी, पी डी बराबर डी की कंसंट्रेशन इंटू आर टी। ले लीजिए, अब आपको पता है के पी जी इक्वल टू ये सब है, तो बताइएगा यहाँ पी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी का पार्शियल प्रेशर है ना, तो बताइएगा पी सी जो है उसकी जगह हम लिख सकते हैं सी का कंसंट्रेशन आर टी। पी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, डी का कंसंट्रेशन आर टी, ठीक है। पी ए की जगह ए का कंसंट्रेशन आर टी और बी का कंसंट्रेशन आर टी। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं इन सब वैल्यूज को उठा के कहाँ रख दीजिएगा, यहाँ रख दीजिएगा के पी में। जैसे रखेंगे वहां पर क्या आ जाएगा, के पी इज इक्वल टू सी पी सी, पी सी की जगह क्या लिखना है, सी का कंसंट्रेशन आर टी, सी का कंसंट्रेशन आर टी, और इस पूरे की पावर क्या होगी, सी। तो ये जो है ना ये पूरा इसकी पावर होगी सी, ठीक है। ऐसे पीडी की जगह क्या लिखना है, डी का कंसंट्रेशन आर टी, और पूरे की जो पावर है वो क्या होगी, वो पावर होगी टी। सेम ऐसा ही पी ए लिख दीजिए, सेम ऐसा ही पी बी लिख दीजिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आप समझ पाओगे ये जो C है ना पावर, ये किसकी होगी, इस C की भी होगी और RT की भी होगी। D जो पावर है वो इस D की भी होगी, RT की भी होगी। A जो पावर है ये A की भी होगी, RT की भी, और B पावर भी इनकी ही होगी, ठीक है ना। तो इसको मैं अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पहले इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। कैसे लिख रहा हूँ इसको समझिए, इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि के पी इज इक्वल टू, तो ये सी की पावर सी हो गया है, तो सी जो है ना उसकी पावर सी डॉट आर टी है ना उसकी पावर भी सी हो गया। इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में देखिएगा डी जो है वो इस डी की पावर भी हो गई है, तो ये जो डी है इस डी की पावर भी डी हो गई है, और आर टी की पावर भी क्या हो गई है, डी अपॉन। फिर देखिएगा ये जो ए है यहाँ ए, इसकी पावर भी क्या हो गई है ए, और आर टी जो है उसकी पावर भी हो गई है ए, इंटू में क्या हो गया है, इंटू में बी। तो ये जो बी है उसकी पावर भी बी और आर टी की पावर भी बी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा के पी इज इक्वल टू, देखिएगा ये सी ए डी ये ए बी, इन सबको एक साथ लिख दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, सी की पावर सी, वहां से डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए, बी की पावर, ये लीजिए इनटू, बच क्या गया यहाँ से, ये बच गया। ऊपर क्या बच गया, वहां से जो ऊपर बच गया वो बच गया है आर टी,
की पावर सी, वहां से बच गया है आर टी की पावर डी अपॉन, यहाँ से क्या बच गया है आर टी की पावर ए और आर टी की पावर बी। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे देखिएगा ये पूरा का पूरा जो है ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा या भी और ये पूरा का पूरा जो है इसको देखिएगा, ये पूरा का पूरा आपको होता है के सी, तो इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं के सी, तो क्या आ जाएगा आपका के पी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा के सी, ये आ गया इनटू, अब देखो आर टी की पावर सी आर टी की पावर डी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप आर टी और आर टी की पावर सी प्लस में डी अपॉन क्या आ जाएगा आर टी की पावर क्या आ जाएगा आपका ए प्लस में यानी जी। ठीक है, अब दोनों के देखिएगा बेस इक्वल है, पावर्स अलग हैं, तो इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा के पी इज इक्वल टू के सी डॉट आर टी, और ऊपर क्या हो गया है, ऊपर देखिएगा ऊपर आपका हो गया है सी प्लस में डी, ये प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस क्या हो गया है ए प्लस में बी, ये रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, दैट्स राइट, और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हैं तो इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का जो डिफरेंस उसको क्या लिखूंगा के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, जी क्या है गैसियस वाले, केवल केवल कौन से वाले गैसियस वाले, क्योंकि हमने माना है कि ये सारे के सारे कैसे हैं गैस, तो गैसियस जो होंगे उनके नंबर ऑफ मोल का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे, ये दोनों का रिलेशन आ गया के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, ये इनका रिलेशन होता है के पी और के सी का। तो ऑब्वियसली अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि आपसे क्या सोल्व करवाएंगे, जो कि आपसे के पी या के सी की वैल्यू को सॉल्व करवाएंगे। चलिए रिलेशंस यहाँ पर थे, यहाँ देख लीजिएगा कुछ एग्जाम्पल से, जैसे अगर आपके पास ये इक्विलिब्रियम है H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI, यहाँ पर देखिएगा रिएक्टेंट H2 I2 रिएक्टेंट, इसका नंबर ऑफ मोल 1, इसका नंबर ऑफ मोल 1, इसका 2, यहाँ से डेल एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, कितने हो गए 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, डेल्टा एन यहाँ पर 0 है, तो रिलेशन क्या होता है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन क्या हो गया है 0, तो क्या हो जाएगा के पी इज इक्वल टू के सी मल्टीप्लाई डेल्टा एन की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब इसके लिए के पी और के सी दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है एक बार इसके लिए चेक कर लीजिएगा, यहाँ डेल्टा एन क्या आएगा, तो प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है 1 और 3, 3 1 कितना हो गया बेटा 4, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर क्या होगा -2 होगा, -2 होने का मतलब क्या हो गया है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ के पी इज इक्वल टू, यहाँ से देखना के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर -2 है, नीचे ले जाऊंगा इसको तो क्या बन जाएगा आर टी की पावर 2 बन जाएगा, ठीक है ना, तो Kc में जब हम RT का डिवाइड लगाते हैं RT की पावर 2 का डिवाइड लगाते हैं तो Kp निकल के आ रहा है, और डिवाइड लगाने पर हमेशा छोटी वैल्यू आएगी ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर बेटा कौन बड़ा होने वाला है कौन छोटा होने वाला है, इस कंडीशन में बेटा Kp छोटा होगा Kc जो है वो बड़ा होगा, तो इस कंडीशन में जो Kp है वो छोटा होगा और Kc जो है वो बड़ा होगा। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देखिएगा कि ये इक्विलिब्रियम है, सबके सब गैसियस हैं सारे के सारे, ठीक है ना, तो रिएक्टेंट 2 हैं, प्रोडक्ट कितना है 2 और 1 3, प्रोडक्ट यहाँ से 3, तो डेल्टा एन क्या आएगा 3 माइनस 2 डेल्टा एन 1, तो डेल्टा एन 1 लिखोगे तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन का मतलब क्या हो गया 1, इसका मतलब के पी कब निकलेगा जब के सी को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे आर टी से, आर टी से मल्टीप्लाई करने पर ये निकला है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, तो यहाँ के पी ग्रेटर देन क्या होगा के सी होगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम के पी और के सी का रिलेशनशिप समझ सकते हैं। एक न्यूमेरिकल यहाँ पर है
कि PCl5, PCl3, Cl2 are at equilibrium at 500 Kelvin and having concentration, मोलर कंसंट्रेशन तीनों की दी हुई है। क्या कैलकुलेट कर दीजिएगा, Kc कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो इक्विलिब्रियम जो है वो है कि PCl5 जो है वो डिकम्पोज होता है, क्या बनाता है, PCl3 और Cl2 का फॉर्मेशन करता है, इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है। Kc इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे और रिएक्टेंट नीचे चला जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल सबके 1 1 है यहाँ पर, ले लीजिए। ठीक है, तीनों की वैल्यू रख दीजिएगा, 1 1 पावर रहेगी, सॉल्व कर लेंगे, Kc जो है वो आपका निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा क्या है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है हमारा फॉर इक्विलिब्रियम, यही वाला इक्विलिब्रियम जो है थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया। दिया हुआ है 2NO NOCl है। अब इसमें Kc आपको दिया हुआ है, ठीक है, और क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द Kp, इसका Kp कैलकुलेट कर दीजिए। आपको पता है Kp इज इक्वल टू क्या होता है, Kc RT की पावर डेल्टा एन। आप यहाँ से डेल्टा एन निकालिएगा, डेल्टा एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स गैसियस माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ गैसियस। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 और 1 कितने हैं, 3, रिएक्टेंट के कितने हैं, 2, -1, तो डेल्टा एन 1 आ गया, डेल्टा एन 1 रहेगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर इंटू टी। ठीक है, Kc इंटू आर इंटू टी। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है। आर की वैल्यू आपको नॉन होनी चाहिए, कैलकुलेट कर देंगे, Kp निकल के आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, आज के वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बताया था। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम अगर हो गया है तो अब हम पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम इन अ सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। एक से ज्यादा अगर फेज है तो वो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। यहाँ देखिएगा, ये लीजिए, तो वाटर लिक्विड है, गैस में कन्वर्ट हो गया। अब एक चीज यहाँ से समझ लीजिएगा, डेल्टा एन यहाँ से क्या होगा, डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या होता है, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का गैसियस मोल कितना है, 1, माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहाँ गैसियस नहीं है, लिक्विड है, 0 रहेगा, याद रखना। तो डेल्टा एन जो है यहाँ से 1 आएगा, 0 नहीं करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिजोल्व किया, कैल्शियम आयन बन गया और हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉलिड है, ठीक है ना, उसको पानी में डिजोल्व हमने किया है, एक्वस बन गया। तो यहाँ पर ये सब के सब लिक्विड फेज है और ये सॉलिड फेज आ गई है। यहाँ लिक्विड है, ये गैस है। तो एक से ज्यादा जो फेज प्रेजेंट होती है उसको हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम जो होता है ऑफ्टन इन्वॉल्व प्योर सॉलिड और लिक्विड। हेट्रोजीनियस जो इक्विलिब्रियम होता है उनके अंदर जनरली क्या होता है, या तो प्योर सॉलिड कोई प्रेजेंट होता है या प्योर लिक्विड प्रेजेंट होता है। अब याद रखिएगा ये क्या हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड इज कांस्टेंट। कोई भी अगर प्योर सॉलिड है तो उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। प्योर लिक्विड है तो उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होती है। इट मींस इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द अमाउंट, वो उसकी अमाउंट से डिपेंड नहीं करती, क्योंकि अमाउंट ज्यादा होगी तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, कम होगी तो कम हो जाएगी। इसका मतलब उसकी मोलर कंसंट्रेशन है ना वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, क्योंकि मोल्स कम होंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा उसका, तो मोलर कंसंट्रेशन उतनी ही बनी रहेगी बेटा, अमाउंट के साथ चेंज नहीं होती। अमाउंट कम होती जाएगी, सॉलिड जैसे जैसे रिएक्ट करेगा तो सॉलिड रिएक्ट करेगा तो सॉलिड कम होता जाएगा, तो कम हो रहा है तो मोल भी कम हुए तो वॉल्यूम भी कम हो गए, तो फिर मोलर कंसंट्रेशन तो उतनी रही ना, तो अमाउंट के साथ चेंज नहीं होती है। इसलिए क्या करते हैं, इन अदर वर्ड, इफ अ सब्सटेंस X इज इन्वॉल्व देन x, अगर x जो है वो सॉलिड है या x जो है वो आपका लिक्विड है, तो उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन होती है ये वाली, ये मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। बट उसकी अमाउंट जो है वो चेंज होती रहेगी, बट उसकी मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी।
वाइल ये और ये मोलर जो कंसंट्रेशन है विल वेरी एज द अमाउंट ऑफ एक्स इन अ गिवन वॉल्यूम वेरी। मोलर जो कंसंट्रेशन है वो उसकी चेंज नहीं होती है, बट उसकी जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या होती रहती है, अमाउंट घटती रहेगी बढ़ती रहेगी, प्रोडक्ट में है तो रिएक्टेंट में तो कम होती जाएगी। इसलिए क्या करते हैं बेटा, इसलिए इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन होती है उसको हम यूनिट कंसीडर करते हैं, याद रखना है। क्या कंसीडर करते हैं उसको, हम एक यूनिट कंसीडर करते हैं या वन मान लेते हैं, यूनिट कंसीडर करते हैं किसकी, मोलर कंसंट्रेशन, प्योर सॉलिड या जो प्योर लिक्विड होते हैं ना उनकी। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ में जैसे जैसे रिएक्शन होती रहेगी वैसे वैसे अमाउंट तो कम होगा उसका, बट उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है प्योर सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होगी। इसलिए उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम यूनिट काउंट करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, अब देखिएगा हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम चल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन, क्या होगा इक्वेशन, स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया, सॉलिड है, डिकम्पोज होकर CaO सॉलिड बन रहा है और CO2 यहाँ से गैस बन रही है, दैट्स राइट। अब इसका Kc लिखोगे तो प्रोडक्ट में Ca ऊपर आएगा, CO2 आएगा, CaCO3 आएगा। अब देखो यहाँ से जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो भी सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी सॉलिड है, दोनों के दोनों सॉलिड है बेटा। और सॉलिड जब होते हैं तो बेटा फिर हम क्या करते हैं, इनकी जो जो मोलर कंसंट्रेशन है वो हम यूनिट काउंट करेंगे, तो इसको भी यूनिट मान लेंगे वन, इसको भी वन मान लेंगे। तो फिर जो Kc है ना इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो केवल किस पर डिपेंड करेगा, CO2 पर ही डिपेंड करने वाला है, दैट्स राइट, CO2 पर डिपेंड करने वाला है। तो जो Kc है वो किसके बराबर होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2, और Kp जो है वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर। निकेल सॉलिड है, 4 CO गैस NiCO4 बन गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में कौन है NiCO का होल 4, ये तो प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में कौन आना चाहिए था, निकेल सॉलिड आना चाहिए था, और साथ में CO4 आना चाहिए था। बट यहाँ से जो निकेल है ना वो सॉलिड है, प्योर है, तो उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन से 1 काउंट करेंगे, तो उसको हटा करके केवल यही जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आने वाला है। Ag2O सॉलिड है, ये सब के सब लिक्विड है। अच्छा ये देखिएगा ये कैसा है, ये एक्वस और वाटर यहाँ से कैसा बना है, लिक्विड। तो ये प्योर सॉलिड और ये प्योर लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं उनकी हम यूनिट मानते हैं, तो हिसाब से तो ये बनना चाहिए था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या, Kc इक्वल टू AgNO3 की पावर 2 अपॉन वाटर अपॉन क्या आना चाहिए था, Ag2O, और साथ में आना चाहिए था HNO3 की पावर 2, बट वाटर यहाँ से प्योर और Ag2O सॉलिड प्योर, तो दोनों का कितना मानना पड़ेगा हमें, 1, तो केवल यही आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रह जाएगा। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, pure solid or liquid must also be present in equilibrium, but their concentration or partial pressure do not appear in the expression of the equilibrium constant। उनको हम यूनिट मान करके छोड़ देते हैं, उनको लिखते नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ उनके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए रिएक्शन का रेट उन पर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो पहले होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा, उसके बाद में फिर हमने इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट थे Kp और Kc उनका रिलेशन हमने पढ़ा है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं, और फिर हम हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम पर आ गए हैं। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा कि हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम में एक से ज़्यादा फेज होती हैं। जब कोई सबस्टांस प्योर सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होता है तो उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन उसमें चेंज नहीं आता, अमाउंट में चेंज आता है बस केवल। इसलिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं उनके अंदर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जो होते हैं बेटा उनको लिखा नहीं जाता है, उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन उसको हम कितना कंसीडर कर लेते हैं, यूनिट कंसीडर कर लेते हैं, दैट्स राइट। चलिएगा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।